Jai Hind, friend. So we come to the next topic. Next topic is what the rebels wanted. विद्रोही क्या चाहते थे? So as victors, the British recorded their own trials and tribulations as well as their heroism. तो बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी. They dismissed the rebels as a bunch of ungrateful and barbaric people. तो वो विद्रोहियों को अहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे. देयर द रिप्रेशन ऑफ द रिबेल्स ऑल्सो मेंट साइलेंसिंग ऑफ देयर वॉइस. विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए. फ्यू रिबेल्स हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकॉर्डिंग देयर वर्जन ऑफ इवेंट्स. कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला. Moreover, most of them were sepoys and ordinary people who were not literate. So यूं ही विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग ये थे जो पढ़े लिखे नहीं थे. Thus, other than a few proclamation and istihars notifications issued by the rebel leaders to propagate their ideas and persuade people to join the revolt, we do not have much that throws light on the perspective of the rebels. इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिसकी बिना हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सकें. Attempts to reconstruct what happened in 1857 was thus heavily and inevitably dependent on the what British role. So इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेज पर ही निर्भर रहना पड़ता है. While these resources reveal the minds of the officials, they tell us very little about what the rebels wanted. तो विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे. द विजन ऑफ यूनिटी, एकता की कल्पना. द रिबल प्रोक्लेमेशंस इन 1857 रिपीटेडली अपील्ड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड. सो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जो जारी की गई घोषणाएं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था. Many of the proclamations were issued by Muslim princes or in their names, but even these took care to address the sentiments of the Hindus. बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था. The rebellion was seen as a war in which both Hindus and Muslims had equally to lose or gain. इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था. द इश्तहार्स हार्क्ड बैक टू द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट एंड ग्लोरिफाइड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर. इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को गौरवगान किया जाता था. द प्रोक्लेमेशन दैट वाज इशूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह अपील टू द पीपल टू ज्वाइन द फाइट अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बोथ मोहम्मद एंड महावीर. तो बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था. It was remarkable that during the uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable, despite the British attempt to create such divisions. दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया. In Bareilly in western Uttar Pradesh in December 1857, the British spent rupees 50,000 to incite the Hindu population against the Muslims. The attempt failed. है ना. अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए,
परंतु उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। द प्रोक्लेमेशंस कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ब्रिटिश रूल और फिरंगी राज एट दे कॉल्ड इट। सो इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जा रहा था। दे कंडेमन्ड द ब्रिटिश फॉर एनेक्सेशंस दे हैड कैरिड आउट एंड द ट्रीटीज दे हैड ब्रोकन। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। द ब्रिटिश द रिबेल लीडर सेड कुड नॉट बी ट्रस्टेड। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वॉट इनरेज्ड द पीपल वॉज हाउ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हैड डिस्पोजेस्ड लैंड ओनर्स बोथ बिग एंड स्मॉल and foreign commerce had driven artisans and weavers to ruin. So, लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने छोटे बड़े भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। Every aspect of British rule was attacked and the Firangi accused of destroying a way of life that was familiar and cherished. The rebels wanted to restore that world. ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। The proclamations expressed the widespread fear that the British were bent on destroying the caste and religions of Hindus and Muslims and converting them to Christianity, a fear that led people to believe many of the rumors that circulated at the time. विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वो लोग को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। People were urged to come together and fight to save their livelihood, their faith, their honor, their identity, a fight which was for the greater public good. लोगों को प्रेरित किया गया कि वो इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़े। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। So, as noted earlier, in many places, the rebellion against the British widened into an attack on all those who were seen as allies of the British or local oppressors. So, जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों की हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। Often the rebellions deliberately sought to humiliate the elites of a city. कई दफा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। In villages they burned the account books and ransacked money lenders' houses. गांवों में उन्होंने सूदखोरों और बही खाते जला दिए तथा उनके घर तोड़फोड़ डाले। This reflected an attempt to overturn traditional hierarchies, rebel against all oppressors. इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत जो ऊंच नीच को खत्म कर देना चाहते थे। It presents a glimpse of an alternative vision, perhaps of a more egalitarian society. इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना की दिखाई देती है। Such visions were not articulated in the proclamations which sought to unify all social groups in the fight against फिरंगी राज। पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर, वैकल्पिक सत्ता की तलाश। Once British rule had collapsed, the rebels in the places like Delhi, Lucknow and Kanpur tried to establish some kind of a structure of authority and administration.
ब्रिटिश शासन को ध्वस्त होने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया. This was of course short-lived, but the attempts show that the rebel leadership wanted to restore the British world of 18th century. बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे. The leaders went back to the culture of court. Appointments were made to the various posts, arrangements made for the collection of land revenue and the payment of troops, orders issued to stop loot and plunder. इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए. Side by side, plans were made to fight battles against British. Chains of commands were laid down in the army. In all this, the rebels harked back to the 18th century Mughal world, a world that became a symbol of all that had been lost. इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई. सेना की कमान श्रृंखला तय की गई. इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे. यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया था जो उनसे छीन चुकी थी. द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड बाय द रिबल्स वर प्राइमली एम्ड एट मीटिंग द डिमांड्स ऑफ वॉर. तो विद्रोहियों द्वारा जो स्थापित शासन संरचना का जो प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था. However, in most cases, these structures could not survive the British onslaught. लेकिन ज़्यादातर मामले में ये संरचनाएं अंग्रेज की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई. But in Awadh, where resistance to the British lasted longest, plans of counter-attack were being drawn up by the Lucknow court and hierarchies of the command were in place as late as last months of 1857 and the early part of 1858. अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला. वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी. सो ये टॉपिक दोस्तों हम यहीं पे खत्म करते हैं. Coming to the next topic, friends. So next topic is repression, Daman. It is clear from all accounts that we have of 1857 that the British did not have an easy time in putting down the rebellion. So 1857 के पास हमारे पास जो भी विवरण हैं मौजूद हैं उनसे ये साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ. Before sending out troops to reconquer North India, the British passed a series of laws to help them quell the insurgency. So, उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे. By a number of acts passed in May and June 1857, not only was the whole of North India put under martial law, but military officers and even ordinary Britons were given power to try and punish Indians suspected of rebellion. So, मई और जून 1857 में पारित किए गए कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने या उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था. इन अदर वर्ड्स, द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वेयर सस्पेंडेड एंड इट वाज पुट आउट दैट रिबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, डेथ. तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो कानून और मुकदमे की समान प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत. So armed with these newly enacted special laws and reinforcement brought in from Britain, the British began the task of suppressing the revolt.
सो इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। दे लाइक द रिबल्स रिकॉग्नाइज्ड द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली। तो विद्रोहियों की तरह वो भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे। द ब्रिटिश दस माउंटेड ए टू प्रोंग्ड अटैक। तो विद्रोही लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। वन फोर्स मूव्ड फ्रॉम कैलकाटा इनटू नॉर्थ इंडिया एंड द अदर फ्रॉम पंजाब विच वाज लार्जली पीसफुल टू रिकंकर दिल्ली। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। ब्रिटिश attempts to recover Delhi began in the earnest in early June 1857, but it was only in late September that the city was finally captured. दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। द फाइटिंग एंड लॉसेस ऑन बोथ साइड्स वेयर हेवी। वन रीजन फॉर दिस वाज द फैक्ट दैट द रिबल्स फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हैड कम टू दिल्ली टू डिफेंड द कैपिटल। तो दोनों पक्षों में दोनों तरफ से जमकर हमले हुए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसका एक वजह यह भी था कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। इन द गैंगेटिक प्लेन टू द प्रोग्रेस ऑफ द ब्रिटिश रिकॉन्केस्ट वॉज स्लो। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का जो सिलसिला था वो धीमा रहा। द फोर्सेस हैड टू रिकंकर द एरियाज विलेज बाई विलेज। अंग्रेजी टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। द कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वेर इंटायरली हॉस्टाइल। आम देहाती जनता और आसपास के लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे। एज सुन एज दे बिगन देयर इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे वेर नॉट डीलिंग विद ए मेयर म्यूटनी बट एन अपराइजिंग दैट हैड ए ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट। जैसे ही उन्होंने अपने उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वो ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। इन अवध, फॉर एग्जाम्पल, ए ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड फोर्शिथ estimated that 3/4 of the adult male population was in rebellion. The area was brought under control only in March 1858 after protracted fighting. उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे और इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज द्वारा अपने नियंत्रण में ला पाए। The British used military power on a gigantic scale, but this was not the only instrument they used. अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। In large parts of the present day Uttar Pradesh, where big landlords and peasants had offered united resistance, the British tried to break up the unity by promising to give back to the big landholders their estates. वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने उनकी इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया था कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी। Rebel landholders were dispossessed and their loyal rewarded. Many landholders died fighting the British or they escaped into Nepal where they died of illness or starvation. सो विद्रोह की रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए
बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्हें बीमारी या भूख में दम तोड़ दिया। ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, है ना, विद्रोह की छवियां। अब हम विद्रोह की छवियों पर बात करते हैं। So how do we know about the revolt, about the activities of the rebels and the measures of repression that we have been discussing? हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह से जान सकते हैं? As we have seen, we have very few records on the rebels' point of view. There are a few rebel proclamations and notifications, as also some letters that rebel leaders wrote. जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत ही कम दस्तावेज मौजूद है। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं और नेताओं के पत्र है। बट हिस्टोरियंस टिल नाउ हैव कंटिन्यूड टू डिस्कस रिबल एक्शंस प्राइमरली थ्रू अकाउंट्स रिटन बाय द ब्रिटिश। लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। ऑफिशियल अकाउंट्स ऑफ कोर्स अबाउंड, colonial administrators and military men left their versions in letters and diaries and autobiographies and official histories. यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। We can also gauge the official mindset and the changing British attitudes through the innumerable memos and notes, assessments of situations and reports that were produced. असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदले रवैये को समझ सकते हैं। Many of these have now been collected in the set of volumes or mutiny records. इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। These tell us about the fears and anxiety of the officials and their perception of the rebels. ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। The stories of the revolt that were published in the British newspapers and magazines narrated in gory detail the violence of the mutineers, and these stories inflamed public feelings and provoked demands of retribution and revenge. So ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। One important record of mutiny is the pictorial images produced by the British and Indians, paintings, pencil drawings, etchings, posters, cartoon, bazaar prints. Let us look at some of them and see what they tell us. अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध है। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वो हमें क्या बताते हैं। सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, रक्षकों का अभिनंदन। British pictures offer a variety of images that were meant to provoke a range of the different emotions and reactions. अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती है। Some of them commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebels. उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेजों नायकों का गुणगान किया गया है। Relief of Lucknow, painted by Thomas John Barker in 1859, example of this type, है ना। रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत इस श्रेणी का
जो 1859 में टॉमस जॉन बार्कर के द्वारा बनाया गया था, वो इस श्रेणी का एक उदाहरण है। When the rebel forces besieged Lucknow, Henry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collected the Christian population and took refuge in heavily fortified residency. जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेसिडेंसी में पनाह ले ली। लॉरेंस was killed, but the residency continued to be defended under the command of कर्नल इंग्लिश। तो जो लॉरेंस थे वो तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेसिडेंसी सुरक्षित रहा। ऑन 25 सितंबर जेम्स आउटरैम एंड हेनरी हैवलॉक अराइव्ड, कट थ्रू द रिबेल फोर्सेस एंड रीइंफोर्स्ड द ब्रिटिश गैरिशंस। तो 25 सितंबर को जेम्स आउटरैम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 days later, Colin Campbell, who was appointed as the new commander of British forces in India, came with his forces and rescued the besieged British garrison. तो 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्बेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़वाया। इन ब्रिटिश अकाउंट्स द सीज ऑफ लखनऊ बिकेम ए स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, हीरोइक रेजिस्टेंस एंड द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ ब्रिटिश पावर। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर्स पेंटिंग सेलिब्रेट्स द मोमेंट ऑफ कैम्पबेल एंट्री। बार्कर की पेंटिंग कैम्पबेल की आगमन के क्षण की जश्न मनाती है। एट द सेंटर ऑफ द कैनवास आर द ब्रिटिश हीरोज कैम्पबेल, आउटरैम एंड हैवलॉक। कैनवास के मध्य में कैम्पबेल, आउटरैम और हैवलॉक की इन तीन ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। द जेस्चर्स ऑफ द हैंड्स ऑफ दोज अराउंड लीड द स्पेक्टेटर्स आइज टुवर्ड्स द सेंटर। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शकों की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। द हीरोज स्टैंड ऑन ए ग्राउंड दैट इज वेल लिट विथ शैडोज इन द फोरग्राउंड एंड डैमेज रेसिडेंसी इन द बैकग्राउंड। ये नायक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई और पीछे की तरफ टूटा फूटा रेसिडेंसी दिखाई देता है। The dead and the injured in the foreground are testimony to the suffering during the siege, while the triumphant figures of the horses in the middle ground emphasize the fact that British power and control had been re-established. तो चित्र के अगले भाव में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती है कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। To the British public, such paintings were reassuring. They created a sense that the time of trouble was past and rebellion was over. The British were the victors. इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपने सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों में उन्हें लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी हो और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश वीमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव ए पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। दे शेप फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स टू इवेंट्स। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। इन्फ्लेम्ड particularly by the tales of violence against women and children, there were public demands in Britain for revenge and retribution. वो घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती है। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी।
The British government was asked to protect the honor of innocent women and ensure the safety of helpless children. Artists expressed as well as shaped these sentiments through their visual representation of trauma and suffering. अंग्रेजी सरकार अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया है। In memoriam was painted by Joseph Noel Patton 2 years after the mutiny. जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम स्मृति में एक चित्र बनाई थी। वो चित्र आपके बुक में है, आप देख सकते हैं अभी। सो यू कैन सी इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन हडल्ड इन ए सर्कल लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट seemingly वेटिंग फॉर द इनएविटेबल डिसऑनर वायलेंस एंड डेथ। इस चित्र में अंग्रेज औरतों और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं। वो लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। इट रिप्रेजेंट्स द रिबल्स एज वायलेंट एंड ब्रिटिश इवन दाउ दे रिमेन इनविजिबल इन द पिक्चर। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्रिटिश रेस्क्यूज फोर्सेस अराइविंग एज सेवियर्स। वो अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उनकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झिंझोरती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है। हालांकि वो चित्र में अदृश्य है। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। In another set of sketches and paintings, we see women in different light. कुछ अन्य रेखा चित्र और वो पेंटिंग्स में हम औरतें अलग तेवर में दिखाई देती है। They appear heroic, defending themselves against the attack of rebels. Miss Wheeler in the figure 10.12 stands firmly at the center, defending her honor, single-handedly killing and attacking rebels. तो इसमें वो विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता है। एक चित्र में मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वो अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। All in such British representations, the rebels are demonized. Here, 4 burly males with swords and guns are shown attacking a woman. तमाम ब्रिटिश चित्रों में इस तरह यहाँ की विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। The women's struggle to save her honor and her life, in fact, is represented as having a deeper religious connotation. It is a battle to save the honor of Christianity. The book lying on the floor is the Bible. यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत को संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। So the next topic is, sorry, I'll complete this topic. I'll stop this topic here and next lecture में आगे का topic लूँ। So the next topic is vengeance and retribution, है ना, प्रतिशोध और सबक। As the waves of anger and shock spread in Britain, demands for retribution grew louder. तो जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और संकेत का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। Visual representations and news about the revolt created a milieu in which violent repression and vengeance were seen as both necessary and just. So विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। It was as if justice demanded that the challenge to British honor and power be met ruthlessly.
तो माहौल ऐसा था कि मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। थ्रेटेंड बाय द रिबेलियन, द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे हैड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इनविंसिबिलिटी। सो विद्रोह से आतंकित जो अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। इन वन सच इमेज वी सी एन allegorical female figure of justice with a sword in one hand and shield in the other. Her posture is aggressive, her face expression rage and the desire for revenge. She is trampling sepoys under her feet while a mass of Indian women and children cower with fear. सो ऐसी एक चित्र में हमें न्याय की एक रूपता स्त्री एक रूपमात्मक स्त्री की छवि दिखाई देती है, जिसके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वो सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों को भीड़ भय से कांप रही है। There were innumerable other pictures and cartoons in the British press that sanctioned brutal repression and violent reprisal. इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, दहशत का प्रदर्शन। द अर्ज फॉर वेंजियंस एंड रिट्रीब्यूशन वॉज एक्सप्रेस्ड इन ब्रूटल वे इन विच द रिबल्स वेर एग्जीक्यूटेड। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। दे वेयर ब्लोन फ्रॉम गन्स और हैंग्ड फ्रॉम गैलोस। इमेजेस ऑफ दीज एक्सक्यूशंस वेयर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया। इन सजाओं की तस्वीर आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, दया के लिए कोई जगह नहीं। एट ए टाइम व्हेन क्लैमर वॉज फॉर वेंजियंस, प्लीज फॉर मॉडरेशन वेयर रिडिक्यूल्ड। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पे नर्म सुझाव का मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। When Governor General Canning declared that a gesture of leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the sepoys, he was mocked in the British press. जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस ने उनका मजाक उड़ाया गया। In one of the cartoons published in the pages of Punch, a British journal of comic satire, Canning is shown as a looming father figure with his protective hand over the head of a sepoy who still holds an unsheathed sword in one hand and a dagger in the other, both dripping with blood, an imagery that recurs in the number of British pictures of time. हास्यप्रक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। नेशनलिस्ट इमेजरीज, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। The national movement in the 20th century drew its inspiration from the events of 1857. 20वीं सदी की राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। A whole world of nationalist imagination were woven around the revolt. इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। It was celebrated as the first war of independence in which all sections of people of India came together to fight against imperial rule. इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। Art and literature, as much as the writing of history, have helped in keeping alive the memory of 1857.
इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। The leaders of the revolt were presented as his heroic figures, leading the country into the battle, rousing the people to righteous indignation against oppressive imperial rule. विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करने के लिए चित्रित किया जाता था। Heroic poems were written about the valor of the queen who, with a sword in one hand and reins of the horse in the other, fought for the freedom of her motherland. एक हाथ में घोड़े की राश और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी ऑफ झांसी was represented as masculine figure chasing the enemy, slaying British soldiers and valiantly fighting till her last. रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। Children in many parts of India grow up reading the lines of सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Like a man she fought, she was the रानी ऑफ झांसी। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा है दोस्तों। ये बहुत ही फेमस पोएम था हमारे टाइम के हिंदी में। सो इन पॉपुलर प्रिंट्स रानी लक्ष्मीबाई इज यूजुअली पोर्ट्रेड इन बैटल आर्मर with a sword in a hand and riding a horse, a symbol of determination to resist injustice and alien rule. लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है, अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में। The images indicate how the painters who produced them perceived those events, what they felt and what they sought to convey. इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और क्या कहना चाहते थे। थ्रू द पेंटिंग्स एंड कार्टून्स वी नो अबाउट द पब्लिक दैट लुक्ड एट द पेंटिंग्स, अप्रिसिएटेड और क्रिटिसाइज द इमेजेस एंड बॉट कॉपीज एंड रिप्रोडक्शंस टू पुट अप इन देयर होम्स। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाती थी। These images did not only reflect the emotions and feelings of the times in which they were produced. ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी। They also shaped sensibilities. उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। Fed by the images that circulated in Britain, the public sanctioned the most brutal forms of repression of the rebels. ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी। ऑन द अदर हैंड, नेशनलिस्ट इमेजरीज ऑफ द रिवोल्ट हेल्प्ड शेप द नेशनलिस्ट इमेजिनेशन। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्त हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। सो ये चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।